नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो सारे जो लीडिंग गवर्नमेंट के वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि हमारे इंस्टाग्राम पेज पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको अवश्य ही फॉलो कर लें। तो यहां पर डिस्प्ले हो रहा है, आप देख जाइएगा इसको और इसको फॉलो कर लीजिएगा। आइए देखेंगे कौन से टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है ना, तो इसके बारे में देखेंगे। जीएस पेपर 1 का पार्ट ही है आपका, ठीक है। भक्ति आंदोलन वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, उसी से संदर्भित है ये आपका, ठीक है ना। तो यहां पर जो है इसका अनावरण किया गया है किसके द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो बिल्कुल कंटेक्चुअल टॉपिक है, इसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद दूसरा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है ना, ये आप हम लोगों ने काफी बार डिस्कस भी किया, इसको फिर से आज न्यूज में है तो फिर देखेंगे। और उसी से लिंक्ड है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी, तो दोनों एक दूसरे से मतलब लिंक्ड टॉपिक है ना, और सेकंड पेपर में रख सकते हैं इसको आप, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आपका जो पोर्ट वाला आपका एक टॉपिक है, इसमें जो आपका तूतीकोरिन है जिसका नाम बदला गया था 2011 में, क्या नाम किया गया था उसी नाम से बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, हालांकि आगे तो आ ही जाएगा। तो उसी के बारे में है ये, है ना, बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी, उसके बारे में भी देखेंगे हम, है ना। वो तमिलनाडु का आपका दूसरा सबसे बड़े पोर्ट में से एक है ना। ये सब जो थोड़ी थोड़ी सी स्पेशलिटी है वो देखेंगे हम लोग इसके बारे में। उसके बाद स्टार रेटिंग सिस्टम की बात की गई है। जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में जो है क्लियरेंस की आवश्यकता पड़ती है, उसी के लिए जो है कुछ हमारे यहाँ रूल्स वगैरह बनाए गए हैं, जिसको आप बोलते हैं ना कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो है, उसी के संदर्भ में है कि जो भी राज्य मतलब जल्दी जो है पर्यावरणीय संदर्भों में क्लियरेंस देते हैं अगर किसी प्रोजेक्ट को, है ना, तो उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, है ना। तो उनको जो है फिर रेटिंग सिस्टम देंगे हम, 5 स्टार देंगे, 4 स्टार रेटिंग देंगे। तो उस टाइप का ये आपका टॉपिक है, थर्ड पेपर में रख सकते हैं एनवायरमेंट वाले में। इसमें ईआईए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए मेंस के लिए, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आइए पहला टॉपिक देखेंगे हम लोग। और ये जो पहला टॉपिक है ये श्री रामानुजा जी की आपकी मूर्ति है, स्टैच्यू है, इसका अनावरण 5 फेब को प्रधानमंत्री जी करेंगे। अब इसके बारे में जो है बताया जा रहा है कि भैया कितनी ऊंची है, कितनी लंबी है, क्या है ये, तो ये सब रटना नहीं, हमको एक बार देख के जा सकते हैं आप लोग। तो ये सबसे पहली चीज जानने की जरूरत है कि ये आपके रिफॉर्मर है, 11वीं सेंचुरी के वैष्णव संप्रदाय से इनका संदर्भ है ना, संपृक्त है, वैष्णवाइट है ये आपके संत, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर यह बताया गया कि ये कहां पर, तो ये एक आश्रम है आपका, ये नाम देख जाइएगा आप लोग, श्री त्रिदंडी चिन्ना जीर स्वामी, है ना। ये आपका कहां पर है, हैदराबाद में है, ठीक है ना। इसके बाद जहां पर ये आपका अनवील किया जा रहा है। अब इसके बाद यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, तो ये 1000वें नंबर की इनकी क्या है, बर्थ एनिवर्सरी है किनकी, रामानुज जी की, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में जो है इस तरीके का इनिशिएटिव लिया गया और इनको जो है स्थापित किया गया स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के नाम से, ठीक है ना। अब यहां पर ये कॉम्बिनेशन जिससे बना हुआ है उसको पंचलोहा बोला गया है, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन किसका किसका है, तो इसमें गोल्ड है, कॉपर है, ब्रास है, जिंक और सिल्वर भी है। इसको बनाया है एरोस्पन कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना ने और फिर भारत को उसने शिफ्ट किया है ना। और ये सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में सिटिंग पोजीशन किसी भी संत के संदर्भ में, मतलब संत के जो सिटिंग पोजीशन में जो स्टैच्यू वगैरह है उसमें ये सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद
नेक्स्ट जो है यहाँ पर बताया गया है कि ये जो बनाए गए हैं यहाँ पर जो आपके मंदिर वगैरह जो ये मोन्यूमेंट जो है वो सराउंडेड है आपका 108 दिव्य देशम से, जो कि आपके मॉडल टेम्पल्स के रूप में ही वैष्णवाइट जो ट्रेडिशन के अंतर्गत होते हैं उसी से बिल्कुल उसी की तरह ये भी है ना। नॉर्मल से चीज समझना है। और ये जो इसका स्ट्रक्चर वगैरह जो बनाया गया यहाँ पर है ना, जो आइडल्स एंड डाइटीज वगैरह के उनका भी जो शेप है, जो एग्जिस्टिंग टेंपल है वैष्णवाइट्स के है ना, जैसे तिरुमाला हो गया है ना, बद्रीनाथ हो गया, मुक्तिनाथ हो गया, श्रीरंगम हो गया, कांची हो गया, तो उसी की तरीके से ये भी है। ठीक है, तो ये सब देख जाइएगा। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो इनका आधार भवन है ना, जो बेस बिल्डिंग है 16.5 मीटर लंबा है ना, तो ये सब जो है आप लोग देख जाइएगा, कभी पूछा नहीं जाएगा ये है ना। तो इसको आप लोग एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, दैट्स इट। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। हम लोगों को पता है कि हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस का जो है मनाया जाता है, आयोजन किया जाता है, ताकि महिलाओं के, लड़कियों के, बच्चियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाया जा सके और जो भी डिस्क्रिमिनेशन से जितने भी डायमेंशंस में उनके खिलाफ जो है वो खत्म किया जा सके और उनका एम्पावरमेंट किया जा सके। तो अवेयरनेस रेज करने के लिए, उनके जो गर्ल चाइल्ड के अधिकार हैं उनके बारे में अवेयरनेस लाने के लिए, उनके एजुकेशन का स्तर अच्छा करने के लिए, हेल्थ का जो स्तर है अच्छा करने के लिए, न्यूट्रिशन का जो आपका डायमेंशन है उसको ठीक करने के लिए, इन सभी आयामों पर जो है गर्ल चाइल्ड को भी समान अवसर, समान अधिकार प्रदान करने के लिए इस तरीके के दिवस का आयोजन किया जाता है। 2008 से किया जा रहा है और ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड जो आपका, जिसको आप WCD बोलते हैं है ना, उसके द्वारा किया गया था। ठीक है ना। अब ये जो इस बार की थीम है सी कैन डू एनीथिंग, यहां पर लिखा गया है, ये आप देख जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि जेंडर जो है डिस्क्रिमिनेशन, अब देखिए समझ लेते हैं, हम लोगों ने कई बार इसके बारे में चर्चा की है। ठीक है ना। अब जेंडर जो आपकी डिस्क्रिमिनेशन है वो आता कहां से, तो बहुत सारी चीजें हैं। आप देखिए, दो वर्ड मैं बताता हूं आपको। एक वर्ड बोला जाता है पैट्री लोकैलिटी, एक को बोलते हैं पैट्री लोकैलिटी और एक को बोला जाता है पैट्री लीनियलिटी, है ना। लीनियलिटी मतलब, लीनियलिटी का मतलब पूर्वज का सरनेम, और पैट्री लोकैलिटी का मतलब शादी के बाद महिलाएं अपने पति के घर। आप समझिएगा कि यहां पर वंश को चलाने वाला एक जो आपका संदर्भ, जो रूढ़ी मतलब हमारे समाज में है कि भैया लड़का ही चलाएगा है ना वंश को, तो महिलाओं की स्थिति वहां पर कंपैरेटिव क्या हो जाती है, कम आकी जाती है वहां पर। दूसरी चीज आप देख लीजिए, क्रिमेशन वगैरह भी, दाह संस्कार तो महिलाओं को नहीं करने दिया जाता है ना, उस संदर्भ में भी। फिर उसके अलावा देखिए कि गर्ल चाइल्ड, अगर किसी भी व्यक्ति के यहाँ बच्ची पैदा होती तो सबसे पहले उनको जो परेशानी होती है, टेंशन होती है, खासकर जो गरीब लोग हैं कि भैया डाउरी। तो ये सब क्या मुद्दे हैं, ये मेन मुद्दे हैं जिसके कारण लैंगिक असमानता, मतलब लड़कियों पर लड़कों को वरीयता दी जाती है। अब इसके जो साइड इफेक्ट्स निकलते हैं बाद में तो वही होता है, आप पंजाब हरियाणा साइड देख लीजिए कि वहां पर जो है महिलाओं की, जो लड़कियों की संख्या इतनी कम हो गई है कि शादी के लिए जो है लड़के और लड़कियों के बीच में जो संख्या का जो अनुपात है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया है, बिगड़ गया है। तो उस कारण से क्राइम भी बढ़ता है फिर महिलाओं के लिए, है ना। ठीक है, ये चीजें आप समझ रहे हैं। फिर अब कास्ट सिस्टम, संस्कृताइजेशन, बहुत सारे इसके अंतर्गत सारे के सारे मुद्दे आ जाएंगे ना। पैट्रियार्की तो एक वर्ड है जिसका मैनिफेस्टेशन मैंने आपको बताया था। तो वहां पर जब आप जेंडर का मैनिफेस्टेशन देखते हैं ना, तो उसमें आइडेंटिटी की बात आती है सबसे पहले, है ना। आइडेंटिटी, फिर कल्चरल आइडेंटिटी दूसरी, स्ट्रक्चर अलग है, उसमें डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर अलग है, ग्लास सीलिंग अलग है। इस तरीके से मल्टी डायमेंशनली जो है इनका शोषण होता है लड़कियों का, है ना। ये जेंडर जो है आपका डिस्क्रिमिनेशन से सब लिंक्ड है आपका। और इसी लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए और समानता स्थापित करने के लिए हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसका जो मेन एम है वो क्या है कि गर्ल चाइल्ड को भी वो सारे के सारे अधिकार मुहैया कराए जाए जो सारे, जैसे जो आपके एक बॉय चाइल्ड को मिलता है ना, और उनका एम्पावरमेंट किया जा सके। तो ये स्टार्ट किया गया था 2008 में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक, नॉर्मल सी चीज है। अब इसके बाद यहां पर जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अब देखिए ये सब चीजें आप अपने से देख सकते हैं। सबसे पहले ये कि अवेयरनेस फैलाना है ना, जो गर्ल चाइल्ड के उनके राइट्स होते हैं और जो अवसर उनको संविधान के द्वारा, प्रशासन के द्वारा प्रदान किए गए, तो किस तरीके से वो उनका लाभ ले सके, है ना। और जेंडर बायस्ड जो भी आपकी जेंडर बेस्ड जो भी बायस्ड
जो भी आपकी बायसनेस के जो भी डायमेंशंस है उनको किस तरीके से खत्म किया जा सके नेशन में, है ना, तो उसके लिए गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट करना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन है उसको अप टू द मार्क जो है करना, है ना, उसके बाद उसके बारे में उनको अवेयर करना कि किस तरीके से सरकार योजना चला रही है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है ना, ये सब जो है आपकी सीबीएसई की उड़ान योजना क्या है, इन सब के बारे में जब योजना के बारे में जानकारी होगी तब तो वो अवेल कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि बेसिक जो हमारे यहाँ एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर में भी जो बुनियादी तौर पर जो है लड़कियों की इंपॉर्टेंस को समझना जो है आवश्यक है, उसके बारे में अवेयरनेस, है ना, अवेयरनेस। अब ये एक तरीके से नुक्कड़ जो है आंदोलन वगैरह, जो नाट्य आंदोलन वगैरह होता है उसके द्वारा भी अवेयरनेस फैलाई जाती, कई सारे एड्स भी आते हैं, है ना, तो जो भेदभाव की भावना है उसको किस तरीके से मिटाया जाए, ये सब भी इसके उद्देश्य है। उसके अलावा जो आपकी सबसे जो हमारे यहाँ डेरोगेटरी बोल लीजिए या सबसे जो हमारे लिए शर्मनाक बात है कि आज भी कन्या भ्रूण हत्या होती है ना, ये टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट्स हैं। पीसीपीएनडीटी एक्ट वगैरह भी आप लोगों ने सुना होगा कि लैंगिक परीक्षण पहले ही हो जाता है, पेट में गर्भ में बच्चा होता है तो पहले ही पता चल जाता है कि मतलब मेल है ये चाइल्ड या फीमेल है ना, तो फिर वो वहां पर भी जो है उसका गलत जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए सरकार ने नियम भी बनाया है, काफी स्ट्रिंजेंट है, फिर भी लोग इसका जो है पूरी तरीके से पालन नहीं करते, अभी भी इस तरीके की घटनाएं देखी जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा रीजन क्या है, हमारी अपनी समाज की सोच, हमारी समाज की सोच कि जिस गर्ल चाइल्ड से, है ना, फिर वो गर्ल चाइल्ड ही तो आगे जाके मां बनेगी और वही संतति का जन्म करेगी, जन्म देगी संतति को, तो वही तो पूरे विश्व को चला रही है, वही तो समाज को चला रही है। आप उन्हीं को लाना बंद कर रहे हो, है ना, आप उनको दुनिया में लाओगे ही नहीं, तो कैसे ही जो है हमारे दुनिया का समाज का विकास होगा, ठीक है ना। तो इन सब जो आपकी सोसाइटी में जो एक रूढ़िवादिता है उसको खत्म करना, लोगों में जो है प्रोग्रेसिव सोच लाना, प्रगतिशील बनाना उनको, ये सब भी जो है इसके अंदर क्या है आपका एम के अंतर्गत आएगा। अब सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए तो बहुत सारे हैं, आप कोई भी योजना लिख सकते हैं इसमें, सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना है, सीबीएसई उड़ान स्कीम है ना, सब्सिडाइज्ड जो आपकी एजुकेशन है गर्ल चाइल्ड के लिए, रिजर्वेशन है वुमेन्स के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पंचायत में भी है ना। इसके अलावा सेकेंडरी एजुकेशन में भी गर्ल्स को इंसेंटिव दिया जा रहा है। उसके अलावा किरण स्कीम वगैरह भी है जो साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए स्पेसिफिक है, बहुत सारी योजनाएं हैं, है ना, आप उनको देख जाइएगा। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था और इंपॉर्टेंट है ये इशू हमारे लिए। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिल्कुल उससे लिंक्ड है। अब इसमें बताया जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों जो है लाने की आवश्यकता पड़ी, तो हमको पता ही है कि क्या है समस्याएं हमारे यहाँ, तो लाने की आवश्यकता तो पड़ेगी ही ना। हाँ, चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन क्यों हुआ है, सबसे पहले अगर रीजंस में जाए, बेसिक रीजन में, तो सबसे पहले आइडियोलॉजी जो है हमारे यहाँ वो पैट्रियार्की है ना, मेल डोमिनेंट, तो मेल चाइल्ड सबको चाहिए होता है। फिर वही बात आ जाएगी कि वंश को बढ़ाने वाला हो, है ना। दूसरा, फैमिली प्लानिंग की वजह के भी साइड इफेक्ट है ये आपके, है ना, कि फैमिली का जो स्ट्रक्चर वो छोटा होना चाहिए। उसके अलावा जैसे जैसे इनकम बढ़ी, हाथ में इनकम आई लोगों के, तो फिर वो टेक्नोलॉजी का साइड इफेक्ट्स करने लग गए, है ना। साइड इफेक्ट्स जो है टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट्स देखे गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का गलत यूज करने लग गए कि पहले ही जो है जेंडर टेस्ट करा लेते हैं वो लोग, उसके तहत जो है इलीगल प्रैक्टिस करते हैं, पीसीपीएनडीटी एक्ट का भी मिस यूज करते हैं वहां पर, ठीक है। और यहां पर ये भी समझ लीजिए कि जो आपका इंटरनलाइजेशन ऑफ पैट्रियार्की भी देखा जाता है। एक सर्वे आया था इमेजेस करके, आपकी एक संस्था है इंटरनेशनल मैन एंड जेंडर इक्वालिटी सर्वे, उसने बोला था कि 60% जो आपकी डोमेस्टिक वुमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, है ना, उनका कहना यह था कि घरेलू हिंसा तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अब जब महिलाएं ही, मतलब मान लीजिए जिसके खिलाफ अपराध हो रहा है, अगर वो जानबूझ के अपराध सह रहा है ना, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है, फिर तो कोई हेल्प ही नहीं कर सकता उनकी, है ना। तो ये बताया जा रहा। अब जो एनएफएचएस सर्वे हमारा था, एनएफएचएस 4, उसकी थर्ड रिपोर्ट में ये बोला गया था कि जो फैमिलीज हैं उसमें 89% जो भारत में फैमिलीज हैं उसमें चाहे महिला कमाती हो या ना कमाती हो, पैसे खर्च करने का उनको अधिकार नहीं है, ठीक है। इसके कारण जो है सेक्स रेशियो अगर कम है और डिक्लाइन हो रहा है, और सेक्स रेशियो कम होने से तो आपको पता ही है कि वायलेंस वगैरह बढ़ेगा महिलाओं के खिलाफ, है ना, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज है, इसको देख जाइएगा। यहां पर ये बताया जा रहा है, डेटा बढ़िया है ये, कि 1961 से जो है आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो लगातार गिर रहा था, जो 976 था 1961 में, और सीधा 2001 में 927 हो गया, 2011 में 918 हो गया, ठीक है। इसके बाद यहां पर
ये भी बताया जा रहा था कि जो आपका प्री बर्थ डिस्क्रिमिनेशन है उसका भी मैनिफेस्टेशन देखा जा रहा था, है ना, जेंडर बायस्ड सेक्स सिलेक्शन और पोस्ट बर्थ डिस्क्रिमिनेशन भी देखा जा रहा था अगेंस्ट गर्ल्स। कैसे कि जैसे हेल्थ केयर में, न्यूट्रिशन में, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में। आप एजुकेशन में देख लीजिए, अगर एक भाई एक बहन है और दोनों को बाहर पढ़ने जाना है तो पहले प्रायोरिटी भाई को देते हैं मैक्सिमम जगह। आप कोई इंडिविजुअल नहीं ले लेगा कि नहीं मेरे घर में तो ऐसा नहीं है ना। हमेशा मैं बोलता हूं कि जो हम ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन वो मेजॉरिटी से करते हैं, ठीक है। तो अब एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज कहीं दूर जाके लेना, कोई गांव का व्यक्ति उसको जाके मुंबई में, दिल्ली में पढ़ना, तो उसके घर वाले 10 बार सोचेंगे। उसका कारण भी है क्योंकि लगातार अपराध भी इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसके वजह से असुरक्षा की भावना भी तो पेरेंट्स के मन में आती है ना। तो आप समझिए कि इस तरीके से वहां पर भी उनको कहीं ना कहीं विभेदीकरण का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से न्यूट्रिशन में आप देखिए कि हमारे यहाँ मतलब हर दूसरी महिला 50% जो महिलाएं लगभग आज भी एनीमिक है, ये बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है ना। तो हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन में भी उनके साथ जो है क्या किया जाता है, विभेदीकरण वाला व्यवहार किया जाता है। तो ये सब कारण बता रहे हैं कि इसलिए जरूरत थी, तो इसलिए जो है इसको लाया गया, है ना। अब ये लो चाइल्ड सेक्स रेशो के कारण बता रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो बहुत सारे कारण हैं इसमें से, है ना। सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी का जो है मिसयूज है, प्री नटाल सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन, है ना। सीधी बात है, जिससे पता चल जाता है कि बच्चा है या बच्ची है ना, तो वहां पर जो है कन्या भ्रूण हत्या वगैरह देखी जाती है। उसके अलावा जो एस्पिरेशंस है अर्बन और रूरल सोसाइटीज की, वो भी समय के साथ चेंज होती जा रही है। फिर न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आ गया है, फैमिली प्लानिंग, फैमिली का साइज छोटा होता जा रहा है ना। और रिप्रोडक्टिव डिसीजन मेकिंग और जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस देखे जा रहे हैं। तो ये सब नॉर्मल से आपके क्या है, कारण यहाँ पर लिखे गए हैं, है ना। उसके अलावा जो है यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो वही है जो मैंने बताया आपको, है ना, कि भैया वंश कौन बढ़ाएगा, तो बेटा बढ़ाएगा, तो बेटों को प्राथमिकता दी जाती है ना। भले ही जो है आगे चल के बेटे से बच्चा मतलब माता पिता परेशान हो, है ना। इससे इन सब चीजों के कारण महिलाओं की स्थिति जो है कंपैरेटिव कमजोर हो जाती है पुरुषों की अपेक्षा। इसलिए पुरुषों का जो है वर्चस्व बना होता है ना, समाज में आज भी बना हुआ है। ऐसा नहीं है, अब महिलाओं का भी एम्पावरमेंट हो रहा है, लेकिन गिनी चुने लोगों का हो रहा है ना, ठीक है। एक बहुत बड़े तबके में अभी भी ये चीजें जो है अपेक्षित रूप से नहीं हुई है ना। और अगर ऐसा होता है कि मतलब पुरुष का वर्चस्व होगा तो महिलाओं को जीवन भर हिंसा का शिकार भी होना पड़ता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी इकोनॉमिक रिलायंस। जब तक आर्थिक निर्भरता महिला की पुरुष के ऊपर रहती है तो वो डिसीजन मेकिंग में भाग नहीं ले पाती है, और जब डिसीजन मेकिंग में भाग नहीं ले पाती और उनके पास कोई रास्ता नहीं होता तो बेचारी वो सहती रहती है। लेकिन जब उनका आर्थिक रूप से वो स्वायत्त हो जाती हैं तो वो डिसीजन लेती हैं। आप देख लीजिए आज की डेट में कितने सारे केसेस यहाँ पर आ रहे हैं। वैसे भी अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी भी जो है चाइल्ड सेक्स रेशो अभी भी एक क्रिटिकल चैलेंज के रूप में है, क्योंकि अभी भी काफी कम है। भला है हमारे यहाँ थोड़ा सा उसमें सुधार देखा गया है, इंप्रूवमेंट देखा गया है, ठीक है। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है वो लॉन्च की गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इन्हीं सब समस्याओं को जो है एड्रेस करने के लिए हरियाणा से उन्होंने स्टार्ट किया था इसको 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है महिलाओं का एम्पावरमेंट करना था, उनके एजुकेशन को बढ़ाना था, ठीक है ना, एजुकेशन को बढ़ाना था, और जो मतलब उनके खिलाफ जो आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको एड्रेस करना था, है ना। शिक्षा से भी रिलेटेड है ये आपका, है ना, और लिंगानुपात से भी रिलेटेड है ये आपका, ठीक है, और एम्पावरमेंट से भी रिलेटेड है। इसमें 3 मिनिस्ट्रीज जो है इन्वॉल्व है। तीनों मिनिस्ट्रीज के नाम बताइएगा। करंट अफेयर्स मतलब करंट अफेयर्स में तो हमेशा रहता ही है ये आपका, ये प्रीलिम से पूछा जा सकता है ना। 3 आपकी इसमें क्या है मिनिस्ट्रीज हैं, बताइएगा कौन कौन सी हैं। इसकी अचीवमेंट्स बताया जा रहा है यहाँ पर। तो सीधी बात है कि एक जो है आपका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यहाँ पर जो है लोगों के बीच अब जो है वो आई है, सामूहिक चेतना का विकास हुआ है, उससे लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है। तो अब जो पब्लिक है ना, वो आके पार्टिसिपेट कर रही है ना, क्योंकि सामूहिक चेतना को उभारा गया है यहां पर, ठीक है। और दूसरी चीज, अब जनता में भी संवेदनशीलता आई है, सेंसिटिवनेस आई है। अवेयरनेस के साथ साथ सेंसिटिवनेस जो है उनकी सेंसिटिविटी में वृद्धि हुई है, ठीक है। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर अब देखा जाए तो 19 पॉइंट जो है इंक्रीमेंट देखा गया है ना, सेक्स रेशियो में। जो 2014-15 में 918 था वो 937 है 2020-21 में। इसके अलावा ग्रॉस जो आपका एनरोलमेंट रेशियो है उसमें भी वृद्धि देखी गई है। 14-15 में
77.45 था, तो अब 81.32% हो गया है 2018-19 में। इसके बाद अंडर 5 जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है फीमेल के बेस में ले रहे हैं, तो ये भी कम हुआ आपका 45 से 36 हो गया है। 2014 में 45 था, अब 36 हो गया है 2018 में। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरीज हैं उनमें भी इंक्रीमेंट देखा गया है, इंप्रूवमेंट देखा गया है। 87% था जो आपका 2014-15 में, 94.8% हो गया 2020-21 में। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोर्ट्स, जो मैं बता रहा था आपको कि ये आपका बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। वीओ चिदम्बरनार जो आपका पोर्ट है वो अब उसने एक नई उपलब्धि प्राप्त की है कि सबसे जो आपका लॉन्गेस्ट विंड मिल ब्लेड है उसको वहां पर उसने उसको हैंडल किया है। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा फिर भी, है ना। अब ये बताया जा रहा है कि ये विटनेस्ड है इतने लॉन्गेस्ट विंड मिल ब्लेड को जो है आपका हैंडलिंग करने के लिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये एक बार रीडिंग मान लीजिएगा, मारना होगा आपको तो। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये 13 मेजर पोर्ट्स में से एक है और इसको डिक्लेयर किया गया मेजर पोर्ट 11 जुलाई 1974 में, और तमिलनाडु का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है और थर्ड लार्जेस्ट आपका कंटेनर टर्मिनल है इंडिया का, है ना। इसके बाद ये आपका आर्टिफिशियल पोर्ट है और ये इंटरनेशनल पोर्ट है ना, तमिलनाडु का तीसरा, और सेकंड है ऑल वेदर पोर्ट। 2011 में तूतीकोरिन जो आपका पोर्ट है उसी को जो है रीनेम किया गया था वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट के रूप में, है ना, चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट के रूप में। बस इतना ही जानना इसमें जरूरी था। इसके बाद इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, क्यों है, क्योंकि ईस्ट वेस्ट ये आपका इंटरनेशनल सी रोड में है ना, कोरोमंडल कोस्ट में है ये आपका। ठीक है, अब ये गल्फ ऑफ मन्नार देख रहे हैं आप, ठीक है, पम्बन द्वीप वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। तो ये इसका आपका इंटरनेशनली जो आपका सी कम्युनिकेशन ऑफ लाइन जिसको आप बोलते हैं ना, है ना, मतलब सी कम्युनिकेशन का जो आपका रूट है उसमें उस पे अवस्थित है ये आपका, तो ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल सी रूट में, तो इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। उस तरीके से भी ये आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। और ये आपका पूरे वर्ष जो है, सालों भर जो है 24 घंटे चालू रहता है। ठीक है, इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग, और नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार रेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी बात है कि अब जो है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री प्लान कर रहा है कि जो भी राज्य जो है जितने स्पीडी तरीके से, जितने त्वरित तरीके से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देंगे, है ना, किसको, प्रोजेक्ट्स को, तो उनको जो है फिर क्या दिया जाएगा, रेटिंग दिया जाएगा कि 5 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है ना। बताया जा रहा है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी ये सब देखा जाएगा, है ना। और ये जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए होगा, तो इससे स्पीडी डेवलपमेंट होंगे, है ना। प्रोजेक्ट्स का जितना जल्दी एनवायरमेंटल क्लियरेंस होगा उतनी जल्दी प्रोजेक्ट लगेगा, तो फिर हम इकोनॉमी को रिवाइव कर पाएंगे और जनरेट कर पाएंगे एम्प्लॉयमेंट के भी प्रॉस्पेक्ट्स। तो ये तो इनका मानना है। अब ये EIA के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, मैं आपको EIA जो है पूरा ब्रीफ कर देता हूँ, तो उसके बाद आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका अस्तित्व में आया था, आपका कब आया था ये आपका 27 जनवरी 1994 में। ठीक, अब समझिएगा कि जैसे EIA के अंतर्गत मान लीजिए कोई आपकी सोशियो इकोनॉमिक, क्या है आपकी सोशियो इकोनॉमिक जो है आपकी कोई भी परियोजना है, प्रोजेक्ट है ना। जैसे अपन मान लेते हैं कि लैंड एक्विजिशन जो आपका एक्ट था, है ना, जिसको 2013 का बोलते हैं। ठीक, अब उसमें जन परामर्श वगैरह लेने की भी आवश्यकता होती है ना। सबसे पहले वहां पर सोशल इंपैक्ट असेसमेंट देखा जाता है। क्या देखा जाता है उसमें, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट देखा जाता है, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, वहां पर आम जन की राय ली जाती है। उसके बाद EIA की बात आती है, जिसको हम इन्वायरमेंटल जो है क्लियरेंस बोलते हैं, है ना। वो EIA रूल्स के तहत किया जाता है, और EIA रूल्स जो है वो 2006 के हैं अब, ठीक है ना। और ये जो आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसके अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब EIA होता क्या है, तो भैया EIA का मतलब ये है कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, इसमें हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट के दोनों पक्ष देखेंगे, पॉजिटिव भी देखेंगे और नेगेटिव भी देखेंगे, है ना। और इसमें एक स्टडी करेंगे, ठीक है, इसमें स्टडी करेंगे कि इसके क्या नेगेटिव आउटकम्स है, क्या इसके पॉजिटिव आउटकम्स हैं। ठीक है, तो जो भी संभावित इसमें पर्यावरण से रिलेटेड जो भी इंपैक्ट है उनको आइडेंटिफाई करने में हमको क्या होगा, हेल्प मिलती है इससे, है ना। फिर उसके बाद सुझाव दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए EIA की परियोजनाओं का अगर हम क्या करें, वर्गीकरण करें, समझिएगा। अब ये सब कर क्यों रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है आपको कि भैया हमको रिस्क कैलकुलेट करना है सबसे पहले,
ठीक है ना। और दूसरा जो है एनवायरमेंट का मैनेजमेंट करना है हमको, ठीक है, और मॉनिटरिंग करनी है हमको किसकी, जो आपकी ये प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट वहां पर लगाया जाना होगा। अब समझिएगा कि यहां पर स्क्रीनिंग 4 स्टेज होती है, वो सब हम लोग देख लेंगे अभी। स्क्रीनिंग होती है ना, उसके बाद फिर स्कोपिंग होती है, स्क्रीनिंग में छटनी होती है, जैसे प्रीलिम्स छटनी है, स्क्रीनिंग है। उसके बाद स्कोपिंग मतलब पैमाना तय करते हैं हम, जहां पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। उसके बाद कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डेटा, है ना, वहां पर डेटा वगैरह को हम अलाइन करते हैं, उसका इकट्ठा करते हैं। उसके बाद फिर वहां पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में जानकारी देते हैं, प्रभाव की भविष्यवाणी करते हैं, है ना, ठीक है। फिर उसमें न्यूनीकरण के भी चरण है EIA के अंतर्गत, तो वो देखेंगे हम लोग। इसमें 2 तरीके से जो है परियोजनाओं का वर्गीकरण किया जाता है स्क्रीनिंग के दौरान ही। तो परियोजनाओं का जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें एक तो आपका कैटेगरी ए और दूसरा है कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए में जिसमें प्रोजेक्ट का मतलब जो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है उसका जो इंपैक्ट है वो बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया या कोई बड़ी नदी जल विद्युत परियोजना हो गई, तो उसमें फिर आपको सेंटर से वहां पर परमिशन लेना पड़ता है ना। और वहां पर फिर आपका कौन आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज आ जाएगी आपकी। और वहां पर केंद्रीय जो आपका एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट प्राधिकरण होगा वो वहां पर निर्णय लेगा। लेकिन जो श्रेणी बी है आपकी उसके अंतर्गत कौन सी, कि यहां पर प्रभाव जो होगा वो छोटे स्तर पर होगा, है ना, जैसे खनन हो गया, सीमेंट प्लांट हो गया, है ना। ये कंसेप्ट आपका रिलेटिव ले रहे हैं हम, है ना, कि छोटे स्तर पर उसका प्रभाव होगा। यहां पर अनुमति राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा और वहां पर राज्य का जो EIA का अथॉरिटी होगा वो वहां पर क्या करेगा, उसको वहां पर अनुमति देगा। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर स्क्रीनिंग में क्या करते हैं, है ना, चार चीजें हो गई EIA के अंतर्गत। अब स्क्रीनिंग में क्या करेंगे, तो स्क्रीनिंग में कोई भी जो परियोजना है उसमें स्क्रीनिंग के अंतर्गत हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट का क्या स्केल है वहां पर, है ना, और ये जो है परियोजना किस प्रकार की है। सबसे पहले तो ये किस प्रकार की योजना है ये तय किया जाएगा, है ना, विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट लेवल और स्केल, 3 चीजें देखी जाती हैं, दैट्स इट। इसके बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात करें तो इसमें जो दूसरा है आपका स्कोपिंग, दूसरा चरण जो है, इसमें देखा जाता है कि जो भी परियोजना का नेगेटिव इंपैक्ट है उसको कम करने की क्या योजना है और उसका प्रबंधन वगैरह किस तरीके से किया जाएगा उसको स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद जो मिनिस्ट्री होती है हमारी, है ना, उस संदर्भ में वहां पर निर्देशों को प्रकाशन किया गया है, उसके बारे में मतलब जो है वहां पर हमारी मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो हमारी मिनिस्ट्री है ना, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो हमारी मिनिस्ट्री है, उसने उसके बारे में गाइडलाइंस भी निकाल रखा है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट जो है हमारा बेसलाइन डेटा जहां पर कलेक्शन करते हैं, तो वहां पर डेटा का संग्रहण किया जाता है। फिर जो भी आपके स्पेशलिस्ट हैं उनसे सर्टिफाइड कराया जाता है ना। जैसे एग्जांपल है एक्सेंचर, मैकेंजी वगैरह करती हैं, है ना, कि वन्य जीवों पर प्रभाव कितना पड़ रहा है ना, उन आंकड़ों के द्वारा फिर अध्ययन किया जाएगा, है ना, जो भी आंकड़े वगैरह वहां पर आएंगे। उसके बाद फिर लास्ट में जो है वहां पर प्रभाव जो इंपैक्ट है उसको जो है वहां पर बताया जाता है कि सकारात्मक नकारात्मक क्या है ना। उसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही डायमेंशंस को देखते हैं, स्थायी और अस्थायी प्रभावों की भविष्यवाणी की जाती है। उसके लिए फिर समीक्षा एजेंसी के द्वारा जो रिव्यू करेगी कोई एजेंसी, उसके द्वारा परियोजना का आकलन किया जाता है ना। और वहां पर लोक सुनवाई वगैरह भी होता है न्यूनीकरण के चरण के अंतर्गत, EIA रिपोर्ट के अंतर्गत इसको भी सम्मिलित किया जाता है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है लोक सुनवाई की, है ना, CD वगैरह समीक्षा समिति को दी जाती कि दिखाया जाए भैया, है ना। और लोक जन सुनवाई इसलिए कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा, उनकी क्या इच्छा है, क्योंकि जो लोग वहां पर निवासरत हैं वहां के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार तो उन्हीं का है ना। ठीक है, और ये जो है प्रक्रिया पूरी जन सुनवाई की जिला प्रशासन की सहायता से किया जाता है। फिर सबसे लास्ट में जो है निर्णय प्रक्रिया ली जाती है। इसमें एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के साथ जो है मैनेजमेंट प्लान भी होता है एनवायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है ना, तो यहाँ पर अनुमोदन कार्य किया जाता है और परियोजना को फिर आपके मंजूरी वगैरह दे दी जाती है। और इसके अंतर्गत प्रत्येक 6 महीने में, मतलब 6 मंथ के अंतर्गत जो है एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है केंद्र या राज्य की जो अथॉरिटी होती है उसको देना कंपलसरी होता है।
अब EIA में बहुत सारी समस्या भी देखी जाती है, कैसे, जैसे रेडिट एपिज्म है ना, इसी को बोल रहे हैं कि खत्म करने के लिए अब हम स्टार रेटिंग चालू करेंगे। दूसरा, यहां पर जो विशेषज्ञ कंसल्टेंट वगैरह बुलाते हैं वो लोग, तो उसमें भी बहुत सारे स्पेशलिस्ट नहीं होते, कई सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो बोलते हैं कि ये जो है प्रोसेस पूरी अपारदर्शी है। उसके अलावा यहां पर बोला जाता है कि स्थानीय लोगों की जागरूकता कम होती है, वो बेचारे सहज नहीं होते, तो उनके संदर्भ में जो है उनके साथ भी ब्लफ किया जाता है, और जन परामर्श के दौरान हिंसक घटनाएं होती है। यहाँ पर ये सब जो है समस्याएं बताई जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि EIA की जो आपकी पूरी प्रोसेस है इसको आप पारदर्शी बनाओ, ई गवर्नेंस वहां पर लागू करो, इसका ई पोर्टल बनाओ, यहाँ पर कंसल्टेंट का जो है सर्टिफाइड करो ना, उनको प्रमाणीकरण करो। हर जगह तो आप देखते हो कि क्या एलिजिबिलिटी, तो यहाँ कैसे बिठा देते हो आप किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। उसके अलावा जन सुनवाई जो हो वो स्थानिक भाषा में हो, ताकि लोग सहज तरीके से जो है उन चीजों को समझ सके, तब तो वहां पर जो वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है, इसको देख जाइएगा आप लोग, मैंने सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर डिक्टेट कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे, ये सब यहाँ पर यही बताया जा रहा है ना, जो मैंने बताया आपको, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है उद्देश्य क्या है, तो सीधी बात है, सतत विकास को जो है ना फॉर्मुलेट करना है, ट्रांसपेरेंट, डिसेंट्रलाइज्ड, इफिशिएंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म इंटीग्रेट करना है यहाँ पर एनवायरमेंटल कंसर्न को, है ना, डेवलपमेंट प्रोसेस में, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर कर सके, ठीक है। ये सब आप लोग देख जाइएगा। इसके बाद जो रेटिंग वाला जो है इसमें सिस्टम वो बताया जा रहा है, EIA की मुख्य विशेषताएं, ये सारी चीजें मैंने डिक्टेट कर दी है, एक बार आप लोग क्या करेंगे, रीडिंग मार लेंगे, दैट्स इट। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्क्रीनिंग जो स्टेज है ये कंप्लीट की जानी चाहिए विद इन 40 डेज, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने बता ही दिया आपको यहाँ पर, ठीक है। स्कोपिंग जो है ये भी बता दिया है। अब पब्लिक कंसल्टेशन के लिए भी जो आपका यहाँ पर दिन डिसाइड किए गए हैं, तो विद इन 40 डेज करना है, ठीक है। अब इसके बाद स्टार रेटिंग सिस्टम की बात बता रहे हैं, तो भैया ये जो है राज्यों को रैंक वगैरह दी जाएगी कि वो जितनी जल्दी और कुशलता पूर्वक जो है एफिशिएंट मैनर में जो है किसी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देते हैं एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में, तो उनको जो है वहां पर पर्यावरण जो है मंजूरी देने के लिए रेटिंग वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। 7 या अधिक का जो स्कोर वहां पर करेंगे उनको 5 स्टार का दर्जा दिया जाएगा। अब इसके पक्ष में ये तर्क दिया जा रहा है कि इससे क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग आपकी एक्सेलरेट होगी और रेड टैपिज्म को जो है रिमूव किया जा सकेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई सारे जो डिसीजन मेकिंग के लिए जो लोग वहां पर बुलाए जाते थे, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को जिनको हायर करती थी स्टेट कमिटीज, वो आपके स्पेसिफिक डोमेन के नहीं होते थे कि एनवायरमेंट से रिलेटेड, कई सारे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह भी वहां पर पार्टिसिपेट करते थे, है ना, पार्टिसिपेट करते थे। तो अब जो है स्टार रेटिंग सिस्टम में जो है ज्यादा स्पेशलिस्ट लोग आएंगे, तो उससे बेहतर जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और जो पॉल्यूशन है उसमें रिडक्शन होगा, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है यहाँ पर बताई जा रही है। अब इसके विरुद्ध में जो तर्क दिया जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि भैया जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट का जो है क्लियरेंस देने के लिए जो है वो क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे जो आयाम है एनवायरमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट है उनको कहीं नजरअंदाज ना किया जाए, है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दौड़ लग जाएगी राज्यों के बीच में रेटिंग के लिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के जो आपके मानदंड वगैरह हैं उनका भी उल्लंघन करने की संभावना है राज्यों के द्वारा। तो आगे के लिए जो राह बताई जा रही है, तो बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पर राष्ट्रहित की बात आ गई, है ना, तो एनवायरमेंटल जो हमारे यहाँ एस्पेक्ट है अगर हम उसको नहीं देखेंगे, हमारे विकास में अगर हम एनवायरमेंट के जो एंगल है उसको हम एम्बेडेड नहीं करेंगे तो हम सतत विकास कर ही नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका दंश हमको झेलना पड़ेगा। जैसे कभी अतिवृष्टि होती, कभी अनावृष्टि होती है ना, पॉल्यूशन के कारण कितने सारे लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है आज की डेट में, आप देख रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स को हम ही को फेस करना पड़ेगा, तो हमको हमारी ही तो संपत्ति है ये, है ना, तो अगर हम खुद ही इसके लिए जागरूक नहीं होंगे तो कोई हमें बचा नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर न्यूट्रल होके जो है कोई डिसीजन लेने लायक है ना, और न्यूट्रल होके ही प्रोजेक्ट्स को जो है वहां पर क्लियरेंस देने की आवश्यकता है, ठीक है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। सबसे पहले यहाँ पर डिंडी लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य से संदर्भित है, तो ये आपका तेलंगाना से रिलेटेड है। और ये डिंडी जो है ये आपकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी बताइएगा जरा, कृष्णा की है कि गोदावरी की है, किसी ना किसी की तो है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है कि जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला जो है कि ये जो डिपार्टमेंट है आपका, ये आपका किसके अंतर्गत है, ये आपका विभाग
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ये आपकी एक एजेंसी है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है कि इसकी ये जो प्रिंसिपल एजेंसी जो है, इट इज द प्रिंसिपल एजेंसी, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? मेट्रोलॉजिकल जो आपके ऑब्जर्वेशंस होते, वेदर फॉरकास्टिंग होती है, सिस्मोलॉजी होती है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा भी। तीसरा ये कि इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, बिल्कुल गलत है, 1875 में हुई थी इसकी स्थापना। और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। और लास्ट वन ये है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर आपका 1, 2 एंड 4 हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।